नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको दशहरा की शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए और हमारे भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न त्योहार हैं जो हमको कुछ सिखाते हैं कि हार्ड वर्क के बाद आपको सफलता मिलती है, उसी में से एक है आपका दशहरा। तो इसी प्रेरणा के साथ आप पढ़ते रहिए। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पे हम बात करेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण खबरों में है आपका, सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के संबंध में दिया गया है या फिर मेडिसिन के संबंध में सवंते पावा को दिया गया है, पावा को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक किसको दिया गया है यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस फील्ड में दिया गया है, बट वो टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कि किस पे काम किया था उन्होंने, किसके लिए दिया गया है और किसको दिया गया है। ये स्टेट पीसीएस में अदर एग्जाम में उसमें आता है, तो आप इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। सवंते पावो को दिया गया है। स्वीडिश के एक साइंटिस्ट थे, उनने इस पे मतलब कि सिक्वेंसिंग में काम किया, और वो सिक्वेंसिंग थी जीनोम की। और उनने एक नियंदरथाल, एक हमारी स्पीसीज है, हमारा एक मतलब कि ह्यूमन, एक मतलब कि डेवलपमेंट की स्टेज है, उसके माध्यम से उनने एक मतलब कि उस पर रिसर्च की, उसका जीनोम किया। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे हमने अस्ट्रोलिथोफेकिस, ठीक है, होमो हैवलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंदरथालिस। तो ये वाली जो हमको ये वाला स्टेप हमको मानव विकास के, जो आधुनिक मानव विकास है, ये वाला स्टेप हमको दिखता है। तो इसमें उनने एक जीनोम का अध्ययन किया और उनने पाया कि जो नियंदरथाल थाल है, हमारे जो स्पीसीज ऑफ ह्यूमन का है, वो अराउंड 3000 साल पहले क्या हो गए थे, एक्सटेंड हो गए थे। और इनने एक अपनी स्टडी में न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन नाम दिया, जिसको नाम दिया पेलेओ जेनोमिक्स। तो इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे। और ये शब्द आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि स्टडी करना, एनालिसिस करना किसका, जीन्स जो या तो एक्सटेंट हो गए हैं या एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म की राह पर हैं, तो उनको क्या करना, उनका हमको स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। इसको बोलते हैं पेलेओ जेनोमिक्स, ठीक है। तो इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी यूपीएससी ये पूछ लेता है पेलेओजेनोमिक्स क्या है, तो आप इसको बता देंगे कि ये स्टडी है, एनालिसिस करते हैं जो जीन क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेकिन जो एक्सटेंट हुए थे हमारे, सीक्वेंसिंग उनकी की, ये बहुत हार्डल टास्क था, लेकिन उनने इसको कंप्लीट किया मॉडिफाई केमिकल के द्वारा। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, उसके माध्यम से, जो उनने नियंदरथाल से लिया। और माइटोकॉन्ड्रियल को हम मानते हैं, क्या जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसमें कुछ फ्रैक्शन में हमको डीएनए देखने को मिलता है कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया की उनने थाउजेंड ऑफ कॉपी बनाई, इनहेंस किया, तो उसके बहुत सारी कॉपी उनने उनने डिस्कशन निकाला कि जो हमारा जो ये नियंदरथाल स्पीसीज है, ये एक्सटेंट हो गई है। और इनको ये नियंदरथाल हमको देखने को मिलता है, एक तो देखो ये रीजन ए वाला है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है 1 to 2% डीएनए। और डेनिसोवा यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और डेनिसोवा डीएनए यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ह्यूमोसेपियंस हमको इधर देखने को मिलते हैं। तो ये आप इस डायग्राम को याद रखना, आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नियंदरथाल मेनली इस रीजन में हमको देखने को मिलते हैं, और यहाँ से स्पीसीज एक्सटेंट हो गई है। तो इसी पे उन्होंने क्या किया, एक स्टडी किया जो यूरोप के रीजन में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इससे पहले उनने एक डिस्कवरी और की, जो होमिनिन, जो एक्सटिंक्ट नंबर है ह्यूमन लीनियज, जो यहाँ से इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ये एक्सटेंट हो गया है, इसको बोलते हैं होमिनिन डेनिसोवा। और इनका जीन ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, होमोसेपियंस में। तो ये उनकी एक्स्ट्रा स्टडी थी। 70,000 साल पहले ऐसा हुआ, जो माइग्रेट हो गए कहाँ से, अफ्रीका से। तो ये उनकी स्टडी थी, आप उनका नाम ध्यान रखना। आपको इसमें दो चीज ध्यान रखना है, एक पैलेओ जेनोमिक्स एक ध्यान रखना है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि एमटीडीएनए क्या होता है, एनडीएनए क्या होता है, क्योंकि इस पे प्रश्न बनने की संभावना होती है। यूपीएससी जो प्रश्न बनाता है वो बेसिक से बनाता है, तो हम इसको एमटीडीएनए भी पढ़ेंगे और एनडीएनए भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो जैसे डिफरेंस देख लेते हैं। एम्प्टी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हमको यहाँ देखने को मिलता है, और जो न्यूक्लियर डीएनए है वो हमको इस सेल में देखने को, यहाँ पे इसके केंद्र में देखने को मिलता है। केंद्रक में डीएनए तो होता ही आपको पता है, कोई भी सेल ले लो उसमें आपको अगर डीएनए देखना है तो उसके सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको डीएनए देखने को मतलब कि एन डीएनए न्यूक्लियर डीएनए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियर डीएनए हर एक सेल में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेल की सेल हो या फिर फीमेल की सेल हो। लेकिन जो एम्प्टी डीएनए होता है वो आपको कहां से आता है, ओनली फीमेल से आता है। जैसे आप देखो ये क्या है, ये फीमेल है, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर डीएनए देखने को मिलता है, ठीक। और ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर डीएनए। एक्चुअली क्या होता है, जो एम्प्टी डीएनए होता है मैटरनल सोर्स से देखने को मिलता है, पर एन डीएनए सोर्स फॉर्म बोथ से देखने को मिलता है। मतलब कि एम्प्टी डीएनए क्या होता है, केवल फीमेल्स के सेल से देखने को मिलता है, और एन डीएनए फीमेल और मेल दोनों की सेल से देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखेंगे। एम्प्टी डीएनए का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, और जबकि न्यूक्लियर डीएनए का शेप होता है वो लीनियर शेप में हमको देखने को मिलता है। एन डीएनए इनक्लोज होता है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और एम्प्टी डीएनए इनक्लोज नहीं होता है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अच्छा, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा गलत है, इसको ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, जैसे हमने एक थ्री पेरेंट बेबी का कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, मान लो कोई हमने एग लिया महिला का, और एक मेल का हमने स्पर्म लिया। अब स्पर्म लिया, यहाँ पे क्या होता है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए क्या होता है, एक उसका मतलब कि डिफेक्ट होता है। अगर उसका डिफेक्ट है तो उसकी जो उसका जीवन की उत्पत्ति होगी उसमें भी उस बीमारियों को देखने को मिलेगा। लेकिन उस इसमें थ्री पेरेंट बेबी का कंसेप्ट इस संबंध में आया कि एक अदर फीमेल से हमने एग लिया, और वो ऐसा एग लिया जिसका माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सही है। तो वहां से क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को हमने लिया और यहाँ पे इसको हटा दिया, और इसकी जगह पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए ले लिया। अब ये एग क्या हो गया, एक स्वस्थ हो गया, और इसके स्पर्म से हमने इसको मैच कराया, तो उसकी जो बीमारी थी वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें ये मतलब कि बीमारियां डिसीज हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं थ्री पेरेंट बेबी। तो थ्री पेरेंट बेबी में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें डिफेक्ट होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, जो केवल हमको फीमेल से देखने को मिलता है, मतलब मैटरनल सोर्स से देखने को मिलता है, जबकि एन डीएनए दोनों के सोर्स से हमको देखने को मिलता है। ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण थी, तो ये आपने पढ़ा, स्पेशली आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको ध्यान रखना है। और इसमें हमने आपको देख लिया कॉमन एंसेस्टर हैं, फिर उसके बाद इससे पहले डेनिसोवंस आए, नियंदरथाल आए, फिर मॉडल ह्यूमंस आए, हमने देख लिया। ये ये वैज्ञानिक हैं, इनको नोबेल प्राइज हमको देखने को मिल रहा है। क्या आप ऐसे फोटो खिंचवा सकते हैं, नहीं खिंचवा सकते, क्यों, आपको डर लगेगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, एक्चुअली आप खिंचवा सकते हैं। अब हम नोबेल प्राइज के बारे में देख लेते हैं। नोबेल प्राइज एक्चुअली 1901 में एस्टेब्लिश किया गया, और इसमें 10 मिलियन की प्राइज दी जाती है, जो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस क्षेत्र में दिया जाता है। और जो हमारा जो नोबेल पीस प्राइज है उसको नॉर्वे के द्वारा एक अकेडमी है उसके माध्यम से प्रेजेंटेड किया जाता है, जबकि अदर जो प्राइज है उसको स्वीडन के द्वारा प्रेजेंटेड किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इकोनॉमी का जो अवार्ड है वो नोबेल के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, लेकिन स्वीडन सेंट्रल बैंक है उनके माध्यम से 1968 में इसी इकोनॉमी का प्राइज इसको देखने को मिला, ठीक है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं। अब भारत में भी कुछ महान लोग रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है, तो आप इसको एक नजर डाल सकते हो। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला, फिर उसके बाद 1930 को सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, फिर 1968 को हरगोविंद खुराना जी को मिला, 1979 को मदर टेरेसा को मिला, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, 1998 में अमृत सेन को मिला, और 2009 में वेंकटरमण राधा कृष्ण को मिला, 2014 में कैलाश सत्यार्थी, और इनके साथ यूसुफ मलाला को जो पाकिस्तान में है उनको मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको एक बार पॉज करके एक बार आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे महत्वपूर्ण चीज है हमारी, एक नया टॉपिक है बैटलिंग गेम। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने कहा है कि आप सैटेलाइट टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, अदर डिजिटल मीडिया मस्ट पे आप जो स्टॉप, जबकि जो ऐड कर रहे हैं बैटलिंग गेम की, जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें टीम 11 वाला ऐप है और भी बहुत सारे ऐप है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो उनका ऐड करने को देखने को मिलता है, और फेक ऐड भी हमको देखने को मिलता है जो गैम्बलिंग से संबंधित होते हैं और बैटिंग से संबंधित होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, फाइनेंशियल से सिग्निफिकेंट होते हैं, कोई कर्ज में डूब जाता है, सोशल इकोनॉमिक में सामाजिक आर्थिक रिस्क देखने को मिलते हैं कंज्यूमर के लिए। स्पेशली यूथ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और बच्चे भी सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, तो इम्पैक्ट नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं। अब सरकार ने क्यों कहा है कि क्योंकि जो बैटरिंग और गैम्बलिंग है वो इलीगल है मोस्ट ऑफ पार्ट इंडिया में, मोस्ट पार्ट ऑफ मतलब जो कि भारत देश है उसमें क्या है, इलीगल है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो वहाँ पे इलीगल है। पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, वहाँ पे लीगलाइज किया गया है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहाँ पे इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग का जो मतलब कि जो एंट्री है वो स्टेट लिस्ट में आता है। इसमें कानून कौन बना सकता है, स्टेट बना सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। सैरोगेट का मतलब है कि दिखा कुछ और रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं। जैसे आपने एक किंग फिशर का ये एडवर्टाइजमेंट देखा, पानी की बोतल में माध्यम से शराब की ओर इशारा करते हैं, वाइन की, अल्कोहल को बेचते हैं। जैसे रॉयल स्टेज का ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जैसे रॉयल स्टेज यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि दिखाते कुछ और है और बेचते कुछ और है, तो इनको बोलते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। सरकार ने कहा है कि आप सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट बंद करें। इससे क्या होता है, हमारे देश में सामाजिक आर्थिक और वित्तीय रूप से हानि देखने को मिलती है, चाहे युवा हो और बच्चे इसको विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। और कानून का हम क्या कर रहे हैं, उल्लंघन आपसे आप कर रहे हो, तो इसको आपको बंद कर देना चाहिए। कि एक्चुअली क्या होता है, जो आप अल्कोहलिक चीजें हैं वो उसको ओपनली एडवर्टाइजमेंट करना पूरी तरह बैन है। तो लोग क्या करते हैं, सरगोट तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पानी की जगह अल्कोहल बेचते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसमें इन गाइडलाइनों को लेके आए हैं, ताकि आप सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट को आप बैन कर सकें, ठीक है। इसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लॉ है, लॉ देख लेते हैं। केबल टीवी नेटवर्क रेवोल्यूशन एक्ट 1995, ये लॉ है। ये कहता है कि ट्रूथफुल और आपको हॉनेस्टी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। कोई अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको वो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ईमानदारी के पूर्वक करना चाहिए, और आपको इसमें कोई मिसलीड नहीं होना चाहिए। मतलब पानी की जगह आप एल्कोहल नहीं बेच सकते, सिंपल सी बात है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 आए। उनने कहा कि अब ऑनलाइन जो पब्लिशर का है उनके कंटेंट को हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। और हाल ही में सरकार ने कुछ ऐसे और यूट्यूब पे जो वीडियो है उनको रेगुलर मतलब कि उनको बैन करने का यूट्यूब को कहा कि आप इनको बैन करिए। तो ऐसे सरकार समय समय पर क्या कर सकती है, उनको बैन करने का आदेश दे सकती है, ठीक है। अब एक नया लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 है, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और ये संबंधी लॉटरी संबंधी क्या करता है, रेगुलेट करता है। दूसरा, प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी संबंधित कानून है, ठीक है। अब चूंकि स्टेट, ये हमने बता दिया आपको, चूंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें ऑनलाइन बैटलिंग गैम्बलिंग कौन का स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ग्रे एरिया है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बना सकती, कि स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इसलिए सिक्किम ने इसको ऑनलाइन बैटलिंग को लीगलाइज किया है, तेलंगाना स्टेट ने इसको पूरी तरह बैन किया है। हमारे देश में जो बैटलिंग है, स्किल ऑफ चांस, स्किल ऑफ मतलब कि गेम ऑफ स्किल को बैन नहीं किया गया है, जबकि गेम ऑफ चांस को बैन किया गया। इस मतलब कि स्किल ऑफ गेम का मतलब क्या है, जैसे आप हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग क्या है, स्किल ऑफ गेम है, तो इसको बैन नहीं है। जबकि गेम ऑफ चांस क्या है, बैन है। जैसे लूडो में आपको करना है तो क्या है, बैन है। टीम बनाना है तो क्या है, बैन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सब सेक्टर हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है, इंटरनेट हमारे देश में कोने कोने में पहुंच गया है, पूरे देश में सस्ता इंटरनेट देखने को मिलता है। अब तो 5G भी लॉन्च हो गया है, तो और भी उसकी बढ़ने की संभावना है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जैसे आपकी जो इनकम 100 रुपए है,
100 रुपए तो नहीं होगी। जैसे आपकी इनकम 100 रुपए है, इसमें से आपने 10 रुपए पूरे खर्चे निकाल दिए। खर्चे का मतलब है आपने टैक्स सरकार वरकार को जो भी आपको देना था वो दे दिया। अब मान लो 90 रुपए बची, अब 90 रुपए आप खर्च करोगे तो इसका मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं और इसको आपको मन चाहे वो आप इसको खरीद सकते हैं। तो लोगों की इनकम बढ़ी है तो इससे राइजिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। स्मार्टफोन बढ़े हैं, 10-10 हजार में 5-5 हजार में स्मार्टफोन हमको देखने को मिलते हैं। इंग भारत सबसे यंग देश है। जनआंख्यिकी लाभांश की बात करते हैं, लोग क्या कहाँ जा ऑनलाइन बेटिंग में जा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट हमारे यहाँ सबसे बेहतर है। वेस्टर्न कंट्री में भी ऐसा पेमेंट नहीं जैसा हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। लेकिन अभी हाल ही में यूपीए ने ऐसा भारत जैसा कुछ यूपीआई जैसा चलाने का प्रयास किया है। सोचो वो विकसित देश है, हम विकासशील देश हैं, हम उनसे डिजिटल पेमेंट में काफी आगे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कोट कर सकते हैं। अफोर्डेबल न्यू टेक्नोलॉजी आई है हमारे देश में। ग्रोइंग लोकल डेवलपर इकोसिस्टम, मतलब कि लोकल आधार पर हमको कोडिंग देखने को मिलती है, तो बहुत सारे गेम डेवलपर हमको हुए हैं और लोकलाइज गेम हमको देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में हमको कई अपॉर्चुनिटी भी, रोजगार से संबंधित अपॉर्चुनिटी भी हमको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बड़ा, चैलेंजेस क्या है, वही हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, आपके साथ डेप्ट हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत सारे चीजें हैं, इस पे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल सकता है और बहुत सारी चीजें। इसी सरकार को क्या करना चाहिए, इसको रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि बैन भी ना हो, सरकार रेगुलेट भी करे और कंज्यूमर और कंपनी पर दोनों क्या हो, हित सामने हो। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है असेसमेंट, जो हमारा फंक्शनली हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है 2022 में, उसका असेसमेंट किया है जल जीवन मिशन के तहत। इसमें थर्ड पार्टी ने मतलब कि जो एजेंसी है उसने क्या किया है, इसका इम्प्लीमेंट किया है। इसके तहत किया गया है कि प्रत्येक हाउस होल्ड को हम टैप कनेक्शन देंगे वाटर का, और 55 लीटर पर कैपिटा पर डे उसको वाटर उपलब्ध कराएंगे। और 22% इसमें कहा गया है कि 22% जो हाउस होल्ड है वो फुली फंक्शनल है। और 2021-22 में 14% इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे ज्यादा पांडुचेरी, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में इन फंक्शनली स्कोर किया है, मतलब कि जो उनको नल से जल लोगों को मिलता है। ठीक है, अब जल जीवन मिशन के कुछ कंपोनेंट हैं। पाइप्ड वाटर हम सप्लाई करेंगे 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में, इंटीग्रेटेड डिमांड सप्लाई लेंगे। लोकल वाटर बॉडी का डेवलप करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उनको क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। और हम क्या करेंगे, ऐसी अवसंरचना का निर्माण करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, मैनेजमेंट हाउस होल्ड करेंगे, वेस्ट वाटर को रीयूज करेंगे। मतलब कि जो पानी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, पानी की उपयोगिता सुनिश्चित हो, वो सब कार्य कहाँ करेंगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। पांडुचेरी, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश को स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जल जीवन मिशन को हमने, जैसे एक क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा शेयर करते हैं। 100% यूटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है, जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे दिल्ली में लेजिस्लेचर है, पांडुचेरी में लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये शेयर करते हैं पैसा 100%, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे 100% पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। 90 और 10 का रेशियो कौन देता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन में यूटी और लेजिस्लेचर जो सहित है उनको 90% मिलेगा, और 10% उनको ये वाले राज्य देंगे। 50-50% बाकी राज्यों को देना पड़ता है। और 2024 तक क्या करना है हमको, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हमको देना है लोगों को, ताकि स्वच्छ जल उनको पीने का उपलब्ध हो सके। फीचर हमने देख लिए, बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंट देना है मैंडेटरी, मतलब कि सस्टेनेबल सोर्स डेवलपमेंट करना है मनरेगा की सहायता से, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है। और जो कैंपेन है तो वाटर के कंजर्वेशन से संबंधित वो हमको कैंपेन चला है, तो लोगों में क्या हो, जागरूकता हो, लोग क्या करें, जल का संरक्षण करें, प्रबंधन करें, कम्युनिटी का अधिकार सहित क्या करें, प्रबंधन संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब एक चर्चा में है कि हम सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस का लोग देखने को मिल रहे हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से हम ब्रॉडबैंड लेके आएंगे, इंटरनेट का सर्विस कराएंगे। ठीक है, तो कंपनी में कुछ डिमांड हुई है कि जियो, वन वेव, हंगेस, ये क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के अवसर की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को इंटरनेट उपलब्ध करवाएंगे। जैसे आप सैटेलाइट देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ, इधर एक हेडक्वार्टर में जाएगा, ये से रिमोट सैटेलाइट होगा, तो इधर से क्या होगा, इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध होगा। महत्वपूर्ण क्या होगा, क्यों,
क्योंकि जो रिमोट एरिया है वहाँ पर मतलब ट्रेन सही नहीं है, ट्रेन सही नहीं है, तो वहाँ पे रिमोट एरिया में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करा पाएंगे, तो इससे रिमोट एरिया में इंटरनेट उपलब्ध होगा। ठीक है, हाई कम्युनिकेशन आइडिया। और ये सब काम कौन के किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो की सहायता से ये काम किया जाएगा। तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, हुआ तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बस इतनी सी न्यूज थी। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? अब इसको कहीं पे कोट कर सकते हैं, रिमोट एरिया में अगर हमको इंटरनेट देना है, जो डिजिटल गैप है उसको कम करना है, तो आप सैटेलाइट मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि जो रिमोट एरिया में विकास की संभावनाएं बढ़ सकें। ठीक है, प्रचंड आप देख पा रहे हैं एलाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। इसको प्राइमरी जो माउंटेन है वहां पे वारफेयर में उपयोग किया जाएगा, और इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अंडर द प्रोजेक्ट लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के अंतर्गत। ठीक है, और हेलीकॉप्टर ये और मैन्युफैक्चर बाय हेल एंड द AHL ध्रुव के द्वारा इसको किया गया है। 8 टन ट्विन इंजन देखने को मिलता है, और बाकी फीचर हमको देखने को नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप ध्यान रखिए प्रचंड क्या है, तो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। किसने बनाया है? तो HAL ने बनाया है, तो इस बात को बस ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस पे 15-20 मिनट बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट की न्यूज है बस। एग्जाम की दृष्टि से जिस न्यूज का जितना वेटेज है उतना हम पढ़ते हैं, बाकी आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंकटाड ने रिपोर्ट पब्लिश की है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। अंकटाड इसे स्पेशल ध्यान रखना, कौन पब्लिश रिपोर्ट करता है। इसने कहा है जो ग्लोबल विश्व की जो GDP ग्रो होगी 2.6% से होगी 2022 में, और इंडिया की जो ग्रो होगी 2022 में 5.7% से, और 2023 में 4.7% से ग्रो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बेड बैंक जो NARCL है उसको बेचना शुरू कर दिया है। तो NARCL क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर स्टेब्लिश है, और इसमें जो अधिकांश शेयर देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक का देखने को मिलता है। इनका काम क्या है? मान लो कि कोई NPA हो गया है और कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उसका बेड लोन है वो क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे, और इनका ये तभी लेंगे जब आपका NPA अकाउंट 50-500 करोड़ से ऊपर हो, और आपकी टोटल एसेट 2 लाख करोड़ से के आसपास हो, तो तभी ये क्या लेंगे? आपका अकाउंट लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। NACL की स्थापना भी सरकार ने पिछले बजट में की, और इनको बेड लोन भी बोलते हैं। NPA एक्चुअली क्या होते हैं? दो दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड एसेट होता है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अगर आपके 90 दिन से ज्यादा आपको पैसा कोई नहीं दे रहा है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? NPA में। अब अगर आपने लोन लिया, आपने पैसा दे दिया, तो रेगुलर स्टेट 1 से 90 डे। अब इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 होता है 1 से 30 डे। आपके पास कोई बैंक वाला आया, आपने कहा कि 1 महीना हो गया भाई साहब पैसा तो दे दो, तो आपने कहा अभी नहीं है, ले जाना। फिर 31 से 60 दिन के बीच आया, उनने कहा पैसा दे दो, तो आप स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में आ गया, आपने नहीं दिया। फिर कहा 61 से 90 दिन के अंदर आ गया, आप सिखा दे दो, फिर आपने कहा, फिर आप स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में आ गया, आपने नहीं दिया। फिर 90 के बाद वो आया, तो आपने कहा भाई साहब आपका पैसा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे लिए क्या है, खराब हो गया है, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है जिससे हम और लोगों को लोन दे सकें। तो इसमें 3 कैटेगरी है। सब स्टैंडर्ड एसेट, मतलब कि 12 महीने तक अगर आपने पैसा नहीं दिया, 90 दिन से 12 महीने तक, तो सब स्टैंडर्ड है, तब भी उनको गुंजाइश है कि पैसा मिल सकता है, भाई साहब का पैसा मिल सकता है। अगर NPA 12 महीने से अधिक हो गया तो डाउटफुल एसेट हो गई, और उनने 12 महीने से और अधिक हो गया, भाई साहब पैसा दे दो, उन्होंने कहा आप तो 12 महीने ज्यादा होगा, आपने दिया नहीं, तो आप क्या समझे, आप पैसा दोगे या नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा ये तो पैसा लॉस हो गया, हमको मिलेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं लॉस एसेट। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस NPA को दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि NARCL और IDRCL को क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे, और ये NPA की समस्या को क्या करेंगे? वाइंग करेंगे, उसको मैग्नीफाइड मतलब कि उसको मैग्नीफाइड करेंगी, और उसको सॉल्व करने की समस्या के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो बेड बैंक है ये एक्चुअली NACL IDRCL, और ये 85% पैसा देती है, 15% सरकार देती है, तो इसलिए बैंक की उसकी क्या हो जाती है? पूरी प्रतिपूर्ति हो जाती है, और NPA की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
चलो आगे न्यूज है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने कहा है जो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। अब एक्चुअली ये क्या है, 2015 में सरकार ने लॉन्च की फ्लैगशिप स्कीम है। सरकार ने कहा हम लोगों को स्किल करेंगे, जो जनांक के लाभांश उसका लाभ लेंगे, उसको स्किल देंगे, और स्किल ऐसी होगी जो इंडस्ट्री के अनुकूल हो ताकि उनका उपयोग हो सके, फ्री स्किल होगी, और उनको कुछ मॉनेटरी रिवार्ड भी देंगे ताकि उनका स्किल करने में मन लगे। ठीक है, उसके कुछ की फीचर है, मन की रिकग्निशन ऑफ प्राइवेट लर्निंग। मान लो कोई पहले से अगर टेलर है तो उसकी स्किल को और बढ़ावा दिया जाएगा और उसको और इनहेंसमेंट करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि उसकी जो पहले की स्किल है वो बरकरार रहे। इम्प्रूव जो करिकुलम है उसको इम्प्रूव करेंगे, पेडागोजी सही होनी चाहिए। मैं पेडागोजी का मतलब होता है कि जैसे आप क्या, आपको सिखाने का तरीका क्या है, तो वो क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। जो ट्रेंड आपको देने वाले हैं वो ट्रेंड व्यक्ति होने चाहिए। रोबस्ट मतलब कि जो रिजिम सिस्टम है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड होना चाहिए। वेरिएबल अमाउंट ऑफ मॉनिटरी आपको रिवार्ड दिया जाएगा। फोकस अवेयरनेस बिल्डिंग मोबिलाइजेशन एक्टिविटी में काम किया जाएगा। मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी ताकि आपको स्किल उपलब्ध हो, आप रोजगार आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 आप लेके आए, उसमें 4 लाख लोगों ने स्किल ली, लेकिन उनको 8% लोगों को ही जॉब मिली। ठीक है, क्यों? और इसमें स्टेट को ट्रेजरी से फंड रिलीज होने में काफ़ी टाइम लगा, डिले हुआ। सॉल्यूशन क्या है कि आप सर्टिफिकेशन प्रोसेस को मोर ट्रांसपेरेंट करें, फैसिलिटेट करें ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के प्रयास करें, इन्होंने ही कहा है। और कहा है कि अप्रोक्स 20% जो टोटल इनरोल्ड कैंडिडेट हैं वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन बाद में उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली। तो इसको सॉल्व करने के लिए कहा है कि आप ऐसे एरिया को ढूंढें जहाँ पे ड्रॉप आउट होने की संभावना अधिक है ताकि उनमें और इन्हेंसमेंट हो सके। ट्रेनिंग कोर्सेज, कैरिकुलम, प्रैक्टिकल स्किल इम्पार्टेड, ये जो वर्तमान में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अनुकूल नहीं है, तो इसको इसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को रोजगार अधिक से अधिक हो। ये 8% हुआ है, 100% की ओर बढ़े। ठीक है, तो ये सरकार ने कहा है, आप इसको मीन्स में कोट कर सकते हैं। बायोमास को फायरिंग कंसेप्ट आया है, उन्होंने कहा है सरकार ने समर्थ मिशन लॉन्च किया है, कहा है कि नेशनल मिशन ऑन यूज बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। मतलब क्या, कोल के साथ बायोमास को भी क्या करोगे, यूज कर लो और आप उससे एनर्जी जनरेट कर लो, बस इतना से बढ़ना है। वर्तमान में केवल 8 पावर प्लांट हैं जो बायोमास और कोल को साथ में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्रैक्चरिंग बैन, मतलब कि लिफ्टेड, मतलब कि पहले ब्रिटेन में क्या होता है, जो फ्रैक्चरिंग बैन था अब इसको बैन इससे हटा दिया है। एक टेक्निक है जो हमारे रॉक में, मतलब कि सेलों में गैस पाई जाती है, जैसे गैस है उसके ऊपर ऑयल है, पानी है, ये सोर्स रॉक है। तो यहाँ से जो गैस निकलती है तो यहाँ से क्या होता है, सेल गैस निकलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसको हमको निकालने के लिए एक फ्रैक्चरिंग करनी पड़ती है, जैसे यहाँ से कोई ड्रिल किया बाल के माध्यम से, इसमें वाटर होता है, सैंड होता है, कुछ केमिकल होते हैं, इसमें हाई प्रेशर से इसमें सेल में डाला जाता है, और डालने के बाद इसमें क्या होता है कि सेल क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप डालोगे तो इस बैटर लेयर को क्रॉस करोगे ना, तो क्रॉस करोगे बैटर क्या होगा, कंटेनमेंट होगा, मतलब कि बैटर में पॉल्यूशन होगा, तो इस बैटर में समस्या हो सकती है। और आप फ्रैक्चरिंग करोगे तो यहाँ से जो मीथेन गैस है वो भी रिलीज होगी ना, तो पॉल्यूशन लेवल और बढ़ेगा, तो ये भी कुछ समस्या है। ठीक है, इस तरह से इसमें सेल गैस का हम निकालते हैं। ठीक है, ये आप प्रोसेस समझे। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल है, इसमें क्या होती है, गैस पहले से मतलब कि कैप्चर रहती है, अब इसमें हाई प्रेशर से करेंगे तो क्या रिलीज होगी, ऊपर जाके हम उसको स्टोर कर लेंगे। अब भारत में संभावना क्या है, मेनली काम्बे बेसिन में देखने को मिलता है, कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन में सेल गैस देखने को मिलती है, सोन महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, प्राणहिता गोदावरी बेसिन में देखने को मिलती है, असम बेसिन में देखने को मिलती है, दामोदर बेसिन, रीवा बेसिन और सतपुड़ा बेसिन में देखने को मिलती है। ऐसा प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है, वो पिछली भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना, कहाँ कहाँ भारत में सेल गैस की संभावना देखने को मिलती है। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाएंगे, और इसकी थीम थी अंत्योदय से सर्वोदय, मतलब गांधी की जो फिलॉसफी है विश्व मांग रहा है। अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति का अगर हम उद्धार करेंगे तो सर्वोदय होगा और सबका विकास होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यूएन हैबिटेट 1978 में स्टेब्लिश हुआ, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है।
ये जो शहरीकरण के विकास से संबंधित गतिविधि देता है, भारत इसका सदस्य है। इंडिया 2019 में इसका इलेक्टेड हुआ था एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ, मतलब कि फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली में इसका मतलब कि सदस्य नॉमिनेटेड हुआ था। और ये सारे काम करता है मतलब कि शहरीकरण से संबंधित लोगों को क्या मिले, हाँ कोई व्यक्ति बिना घर के ना छूटे, इस आधार पे काम करता है। अफोर्डेबल एक्सेस होने चाहिए उसके आवास के संबंधित, मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। सिटीज प्रोग्राम चर्चा में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर और जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन और एंड न्यूआ, ये तीनों मिलकर इसको डेवलपमेंट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इंटरनेशनल जो सिटी है उनको फंड उपलब्ध करवाना, इंटरनेशनली डोमेस्टिक सोर्स की एक्सपर्ट की सहायता से आपको उपलब्ध करवाना, ताकि जो सिटी है उस उनका क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब शास्त्र रामानुजन प्राय 2022 को यंकिंग तंक को मिला है। ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के, जो यूएसए में है, बर्कले में देखने को मिलती है। शस्त्र क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 2005 में स्टेब्लिश हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें कैश प्राइस 10,000 अमेरिकी डॉलर की दी जाती है, और इसकी एज 32 या 32 से कम हो तब ये प्राइस दिया जाता है। और इसने काम श्री निवास रामानुजन के ब्रॉड सेंस में किया हो तब ये प्राइज इसको व्यक्ति को दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1987 को हुआ, जैसे मद्रास एरोड में देखने को मिलता है। ठीक है, एरोड यहाँ पे है। रामानुजन ने काम किया एनालिटिक थ्योरी ऑफ नंबर पे, वर्क ऑन इलेक्ट्रिक फंक्शन पे काम किया। इन्हें पार्टीशन ऑफ होल नंबर किया, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज आइलर कांस्टेंट पे काम किया। और 22 दिसंबर को मतलब कि नेशनल गणित डे, नेशनल मैथमेटिकल डे मनाया जाता है, 2011 में मनाने की इसकी स्टैब्लिश हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे। और रामानुजन पे एक फिल्म भी बनी थी, द मैन हु नो इन्फिनिटी, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, किस संबंधित है, रामानुजन से संबंधित है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।